वेलकम बैक टू PYQ पाठशाला। पार्ट 1 में हमने जो है साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट को कवर किया था थीम्स एनसीईआरटी से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉर्थ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट का कंसेप्ट था उसके बारे में। अगेन सेम हम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, पहले थीम्स का डेटा कवर करेंगे, देन वी विल फॉलो द PYQs। ओके, सो लाइन बाय लाइन, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा वो सब आपको PDF में हाईलाइटेड मिल जाएगा, प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हम इसमें कवर करेंगे वो भी इसी PDF में अटैच्ड मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था? अभी तक हमें पता है कि जो हमारा वर्ण सिस्टम था उसमें जो ब्राह्मण्स थे वो सबसे ऊपर माने जाते थे, प्रीस्ट क्लास रूल कर रही थी, उनके अकॉर्डिंग सब सिस्टम चल रहा था। बट फिर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने उस सिस्टम को चैलेंज किया, वेदास को चैलेंज किया, या उस सिस्टम से बाहर होकर काम करना स्टार्ट किया। सो उनमें से एक थे नाथ्स, जोगीस एंड सिद्धास। अब ये कौन थे? ये ग्रुप था जो आर्टिसनल क्लास थी वहाँ से आता था। वीवर्स जो थे, सिर्फ वीवर्स नहीं थे बट आर्टिस्ट जो थे लोग, उनका एक ग्रुप बना नाथ्स, जोगीस एंड सिद्धास। अब वही इन्होंने क्या किया, न्यू रिलीजन स्टार्ट किया, चैलेंज किया वेदास को, क्वेश्चन किया प्रीस्ट की अथॉरिटीज़ को जो भी था उसके। बट एक जो पॉइंट रहेगा, इनको इतनी जो है प्रायोरिटी नहीं मिली, इतना ये सपोर्ट जो लोग ऑर्डिनरी पीपल थे उनका इतना सपोर्ट ये गार्नर नहीं कर पाए, गेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक पॉइंट, अरब जर्नल है मोहम्मद कासिम हु कनकर्ड सिंध। ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम्स में। आपको ये पढ़ लेना जो हाईलाइटेड पार्ट है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चंस तो बना ही नहीं है बट आपको फिर भी फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि NCERT में ये रिटर्न है। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जिम्मी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिम्मी कौन है, या मैच द फॉलोइंग जैसे भी बन सकता है। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मतलब वो लोग जो इस्लाम की अथॉरिटी के अंडर थे। जब जैसे दिल्ली सल्तनत इंडिया में आई तो उनका राज हुआ, उनके रूलर्स थे, राजा महाराजा उनके उसके थे। बट कुछ लोग जो इंडिया में थे वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे थे तो उनको एक टैक्स भरना पड़ता था, जिज़िया, ताकि उनको जो है मुस्लिम जो उनका रूलर है वो प्रोटेक्ट कर सके। इस टैक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री में। सो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना बट आपको पढ़ लेना है। कियास क्या होता है, इजमा क्या होता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है अकबर का फरमान। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि जो एक चर्च है, प्रेयर हॉल या चर्च है सिटी ऑफ खंबात में, गुजरात में, किस रूलर ने बनवाया था? वो थे अकबर। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है कि अकबर ने एक चर्च जो है वो किस सिटी में बनवाया था? तो आंसर रहेगा खंबात, गुजरात में। या किस ईयर में बनवाया था? अगर क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा तो 1598। उसके बाद एक जोगी का लेटर है, जो औरंगजेब ने एक जोगी को लेटर लिखा था 1661-62। इसमें ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने भी एक जोगी को लेटर लिखा था। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे यहाँ से बनते हैं। ये सबको पता है कि इस्लाम में 5 पिलर्स होते थे। गॉड, 1 अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर है, शहादा जिनको बोला जाता था, ऑफरिंग फेयर 5 टाइम जो आपको नमाज पढ़नी है, अलम्स। अलम्स क्या चीज़ थे? ज़कत। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ज़कत क्या है। ठीक है, फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान, परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, हज। ये सबको पता है कि उनके 5 पिलर्स हैं इस्लाम जो रिलीजन है उनका। उसके बाद क्वेश्चन बनता है खोजास पे। खोजास पे क्वेश्चन बन चुका है। खोजास क्या है? ब्रांच ऑफ इस्माइलीज डेवलप्ड न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक ब्रांच थी इस्माइलीज की जिन्होंने एक नया जो कम्युनिकेशन का मोड था वो डेवलप किया था, जिसका नाम था गिनान। जिनान बोल सकते हो या जनान, जो भी है संस्कृत में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बना है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी हैं, वो किस किस लैंग्वेज में है? मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदी, गुजराती, संग इन स्पेशल रागास ड्यूरिंग द डेली प्रेयर मीटिंग्स। ओके, इसके बाद यहाँ देखो, खोजा की मनुस्क्रिप्ट गिनान व ट्रांसमिटेड ओरली बिफोर बीइंग रिकॉर्डेड इन द खोजाकी स्क्रिप्ट। तो जो भी वो पोएम्स वगैरह लिख रहे थे पहले तो वो ओरली सब कुछ ट्रांसमिट हो रहा था, बट उसके बाद उनकी एक स्क्रिप्ट आई, खोजाकी स्क्रिप्ट, दैट डिराइव फ्रॉम द लोकल लंडा क्लिप्ड। ठीक है, खोजस इन द पंजाब, सिंध एंड गुजरात। तो ये नाम जो खोजस बना वो एक कम्युनिटी थी पंजाब, सिंध, गुजरात के एरिया में, उससे पड़ा। ठीक है,
उसके बाद मुस्लिम अरब ट्रेडर्स हु सेटल्ड अलोंग द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट केरल के पास जो मुस्लिम अरब से जो मुस्लिम ट्रेडर्स आए वो वहाँ पे सेटल हुए, उन्होंने अडॉप्ट किया लोकल लैंग्वेज, जो मलयालम केरल की लैंग्वेज थी उसको भी अडॉप्ट किया, वहाँ के जो कस्टम्स थे उनको अडॉप्ट किया, मेट्री लोकल रेजिडेंस, मतलब एक तरह से वो इंडियनाइज्ड होने लग गए थे। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। Question: What is the name of the literary gene developed by the Khojas who were the branch of Ismaili sect? So उसका नाम था जिनान। अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है जी से या जे से, बट ओरिजिनल जो नेम है वो जिनान है। ठीक है, तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, खोजास वो कौन थे, इस्माइली सेक्ट के थे। उनका जो एक लिटरली जीन या कम्युनिकेशन मोड जो उन्होंने डेवलप किया था उसका नाम क्या था। So this is how the questions are being framed from NCERT books. इसके बाद आपको ये याद रख लेना है इसकी लोकेशन क्या है, अतिया मॉस्क्यू में किसने, मयम सिंह डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में लोकेटेड है ये। उसके बाद शाह हमदान मॉस्क्यू श्रीनगर ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, ये मैच करना आ सकता है, स्पेशली स्टेट पीसीएस में तो पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है पॉइंट नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। यहाँ सिर्फ ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुरुकशा, मतलब क्या क्या नेम हुआ करते थे कम्युनिटीज़ के प्रीवियस टाइम में। ताजिका कौन थे, पीपल फ्रॉम ताजिकिस्तान, पाराशिका वर द पीपल फ्रॉम पर्शिया, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तर्क्स एंड अफगान्स वर रेफर टू एज शाकास, यवंस अ टर्म यूज फॉर ग्रीक्स, तो ग्रीक्स को बोला जाता था यवंस, शाकास किसको बोला जाता था, तर्क्स एंड अफगान्स को। यहाँ पे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टर्किश, तुर्का, ताजिका, ताजिकिस्तान, पाराशिका एक इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि इतना मैच नहीं करता है, बाकी ये तो मैच करता है, आसान रहेगा। अ मोर जनरल टर्म फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज़, माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी मिलेचा, मतलब था कि ना तो वो लोकल जो हमारे कस्टम्स थे, कास्ट सोसाइटी थी, जो लैंग्वेज थी उसको वो फॉलो नहीं करते थे, दे वर नॉट डिराइव फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत जो यहाँ पे इंडिया में चल रही थी या हिंदुस्तान में चल रही थी वो उसको फॉलो नहीं करते थे, वो माइग्रेट होकर इंडिया में सेटल होने के लिए आए थे, उनके लिए अलग अलग टर्म्स थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग 18 to 14 सेंचुरीज इन द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज टू डोनेट मुस्लिम्स। तुर्कशा, ताजिका ये हमने पढ़ा है, पारिकशा हमें पढ़ा है, कर्दा माका ये हमने नहीं पढ़ा है। तो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपसे पूछा गया है। सो जो 3 टर्म्स यहाँ पे कवर हो चुकी हैं वो ये वाला पॉइंट है, और जो बाकी है वो है ये टर्म में लेचा कि वो कौन थे, और शाखास और यवंस, इस पे अभी क्वेश्चन बनना बाकी है। अब सूफिज़्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली सूफिज़्म से। सूफिज़्म इन इस्लामिक टेक्स्ट इज तज़व्वुफ़, इस्लामिक टेक्स्ट में इसके लिए क्या नाम यूज़ किया गया है, तज़व्वुफ़। सुफ मीन्स वूल, सफ़ा मीनिंग प्योरिटी, सूफा द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क्यू। सूफिज़्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे इंडिया में इसका डेवलपमेंट हुआ। They were critical of the dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting Quran and Sunnah tradition adopted by theologians. So इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे कि कैसे वो definitions देते हैं रिलीजन की, मेथड्स की, कि आपको कैसे भक्ति करनी है, इन सब के वो जो भी इस्लाम में फॉलो हो रहा था ना उसके लिए, उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने क्या किया, दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड by following his commands and by following the example of the Prophet Muhammad whom they regarded as the perfect human being. So जो यहाँ पे important point रहेगा वो कि साल्वेशन के लिए इस सूफिज़्म में क्या किया गया है, इंटेंस डिवोशन, इंटेंस डिवोशन से आपको साल्वेशन मिलेगी, लव फॉर गॉड इससे आपको साल्वेशन मिलेगी। दे सॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जिसका जो एक्सपीरियंस होता है कुरान को पढ़ने के बाद उसके बेस पे आप कुरान को इंटरप्रेट कीजिए, सूफिज़्म में ये कहा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कनकास एंड सिलसिलास। सूफीज बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द हॉस्पाइस और कनखा। कनखा क्या चीज़ है, हॉस्पाइस, हॉस्पाइस कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, पीर और मुर्शिद।
तो इम्पॉर्टेंट टर्म रहेंगी पीर मुर्शिद, कनकाहा एंड खलीफा। मुरीद्स डिसिपल्स, सक्सेसर जो भी होता था उसको खलीफा बोलते थे। कनखा उनकी जो एक कम्युनिटी हुआ करती थी जिसके आसपास वो रहना स्टार्ट कर देते थे, या फिर जहाँ पे वो अपना जो है बैठ के मेडिटेशंस वगैरह करते थे, उसको बोला जाता था। पीर मुर्शिद तो आसान टर्म है। उसके बाद सिलसिला, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स अ चेन signifying a continuous link between master and disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. Special rituals of initiation were developed in which initiates took an oath of allegiance, wore a patched garment, shaved their head. ये important रहेगा। oath भी ली जाती थी, patched garment पहना जाता, shaved their hair। सूफीज़म में हेयर को शेव किया जाता था। अब जब भी शेख की डेथ होती थी, जो मेन शेख होता था, जब भी उसकी डेथ होती थी तो क्या होता था, पिलग्रिमेज या ज़िरियत, जब भी शेख की डेथ होती तो पिलग्रिजम या ज़िरियत, उसकी ग्रेव, जहाँ पे भी ग्रेव बनती थी शेख की, वहाँ पे पिलग्रिजम स्टार्ट हो जाता था और उसको बोला जाता था ज़रियत। पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। और उर्स पे भी क्वेश्चन बना है। उर्स मतलब मैरिज, यूनियन ऑफ हिज सोल। शेख की जो डेथ होने के बाद उसकी सोल जो है गॉड से जाके मिल जाती थी, इसको एक मैरिज सेरेमनी की तरह माना जाता था और उसको बोला जाता था उर्स। पीपल बिलीव दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड, वर दोज क्लोजर टू हिम देन व्हेन लिविंग। इवोल्व द कल्ट ऑफ शेख रिवर एज वली। तो यहाँ से एक कल्ट स्टार्ट हुआ सूफीज़म में, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उस पर क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें मैंने क्वेश्चन अटैच कर दिया है। Around 12th century, Sufi silsilas began to crystallize in different parts of the Islamic world to signify। अब वही पॉइंट है कि सिलसिलास क्या चीज़ थे। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है बट पूछा वही है कि सिलसिलास क्या है। तो सिलसिला क्या है? कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिप्लिन, continuous link between the master and the discipline, unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad। So complete line यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स बनाती हैं। क्वेश्चन फ्रेम किया है, ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू डिवोटिस। स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटिस। तो 3 के 3 जो पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के, वो एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ से लिए गए हैं और ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड फ्रॉम थीम्स एनसीईआरटी। अगर आपने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि सूफीज़म जो है आप अलग सोर्सेज से भी पढ़ोगे, बट कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे जो आप किसी भी सोर्स से नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी से पढ़ोगे। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होंगे, लाइन टू लाइन आपको क्वेश्चन में एनसीईआरटी से देखने को मिल सकता है। सो नाउ नेम्स ऑफ सिलसिलास। अब सिलसिलास के नाम कैसे होते थे? नाम, जो सिलसिला जो कल्ट स्टार्ट हुआ ना शेख पीर का, सिलसिलास बनना स्टार्ट हुए, तो उन सिलसिला के जो नाम थे ना, उनके जो फाउंडिंग फिगर थे उन्हीं के नाम पे हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेगा? कादरी ऑर्डर, इसके फाउंडर थे अब्दुल कादिर जिलानी। चिश्ती ऑर्डर नेम्ड आफ्टर, बट अभी हमने बात की कि जो सिलसिलास थे उनका नाम था फाउंडिंग फिगर के नाम पर, बट जो चिश्ती ऑर्डर था नेम्ड आफ्टर प्लेस, वो प्लेस की वजह से उसका नाम पड़ा जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ। वो क्या जगह थी? टाउन ऑफ चिश्त इन सेंट्रल अफगानिस्तान। इसमें जो ट्विस्ट रहेगा ना क्वेश्चन में, वो ये है सेंट्रल, ये जो पॉइंट है ना सेंट्रल, इसका है। अब ये क्वेश्चन देखिए, द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला डिराइव इट्स नेम इज लोकेटेड इन। देखिए वेस्टर्न, ईस्टर्न, यही ट्विस्ट आपको वेस्टर्न अफगानिस्तान करके भी दे सकते हैं। आंसर है सेंट्रल अफगानिस्तान। ओके, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो पॉइंट याद रखना है कि वैसे तो सिलसिलास के नाम फाउंडिंग फिगर के ऊपर थे, बट चिश्ती जो सिलसिला है वो उसकी ओरिजिन, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसके नाम पर था, और वो प्लेस ऑफ ओरिजिन है सेंट्रल अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कवर हो गया, ये भी कवर हो गया।
हमें ये पॉइंट याद रख लेना है, कलंदर्स, मदरीज, मलंग्स एंड हैदरीज, ये कौन थे? Many scorned the Kankana and took to mendicancy and observed celibacy. They ignored rituals and observed extreme form of asceticism. और सूफिज़म में भी कुछ लोग ऐसे थे जो एक्सट्रीम लेवल पर जाके भक्ति कर रहे थे, तो उनको बोला जाता था अलग अलग नेम से, कलंदर्स, मदारिस, मलंग्स एंड हाइदर्स। नेक्स्ट आता है चिश्तिस इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो है चिश्तिस के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, सेंट्रल अफगानिस्तान, वहाँ से इनका नाम पड़ा है। दे अडेप्टेड सक्सेसफुली टू द लोकल एनवायरनमेंट एंड अडॉप्टेड सेवरल फीचर्स ऑफ द इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चिश्तीस जो है इंडिया के जो लोकल ट्रेडिशन थे एनवायरनमेंट से, उनको अडॉप्ट करते थे या नहीं करते थे। ठीक है। कनका, वी नो अबाउट शेख निज़ामुद्दीन्स हॉस्पाइस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन घियासपुर। तो ये पॉइंट क्या बनेगा कि जो निज़ामुद्दीन का हॉस्पाइस है वो कहाँ पे है, रिवर यमुना के बैंक पे है, किस प्लेस पे है, घियासपुर पे। ठीक है। इट कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम्स, बिग हॉल, जमात खाना भी है, वेयर द इनमेट्स एंड द विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेयर। ओके, हॉस्पाइस में क्या होता था, रहते थे, प्रेयर्स वगैरह करते थे। ऑन वन ओकेजन fearing a Mongol invasion, people from neighboring areas flocked into the Kanka to seek refuge। तो ये यहाँ पे बात कौन से कनका की हो रही है, शेख निज़ामुद्दीन का जो कनका हॉस्पाइस था, वहाँ पे मंगोल इन्वेजन के डर से लोगों ने जो है पनाह ली थी। दे टुक रिफ्यूज ओवर देयर। सो ये भी एक पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट, ये चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इनकी लोकेशन, इनकी दरगाह की लोकेशन क्या है, सूफी टीचर्स है, उनकी दरगाह की लोकेशन क्या है। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। शेख मुइनुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन, गंजे शकर, वर, ये लोग कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलिट्री लीडर्स, ऑब्वियसली नॉट। पेंटर्स, ये भी नहीं थे। प्रोमिनेंट चिश्ती सेंट्स, हम चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके टीचर्स थे। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी पॉइंट्स को एलिमिनेट करना ईजी है, बट अगर आपसे ये चिश्ती ना हो के कोई और सिलसिला है उसका नाम दे दिया जाए, तब आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि गंजे शक्कर जो है वो कौन से सूफी टीचर को बोला जाता था, फरीदुद्दीन, और वो कहाँ से थे, अजोधन, पाकिस्तान से थे। नेक्स्ट, ओपन किचन लंगर रन ऑन फुतहा, ये क्या चीज़ होता है, ये टर्म्स आपको याद रख लेनी है। Other visitors included Amir Hassan Sijji, Amir Khusro, and the court historian Ziauddin Barani, all of whom wrote about Sheikh। शेख के बारे में किन किनों ने लिखा है, अमीर हसन सिजदी, ये भी एक राइटर है। अमीर खुसरो, ये तो बहुत फेमस हैं। और ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी के एक और चैप्टर कवर करेंगे। शेख निज़ामुद्दीन, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनके हॉस्पाइस के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे मंगोल इन्वेजन की वजह से लोगों ने जो है पनाह ली। इनके बारे में किस किस ने लिखा है वो यहाँ पे राइटर्स के नाम गिवन है, वो आपको याद कर लेने हैं। अब शेख निज़ामुद्दीन अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स एंड डिप्यूटेड देम टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट ऑफ द continent. As a result, the teaching, practice, organization of the Chishtis as well as the fame of the Sheikh spread rapidly। हमें पता है कि चिश्ती सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। दाता गंज बख्श, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल हसन अल हुजवरी, इनका रियल नेम था। A native of Hujwir near Ghazni in Afghanistan, was forced to cross the Indus as a captive of invading Turkish army। टर्किश आर्मी ने इनको कैप्चर किया, इनको भारत में लेके आए। सो ही सेटल्ड इन लाहौर, रॉट बुक इन पर्शियन, उस बुक का नाम था कशफ उल महजब। इस बुक पे क्वेश्चन बन चुका है कि ये कशफ उल महजब जो है वो क्या चीज़ है। एक पर्शियन बुक है, किसकी है, दाता गंज बख्श की। ओके। इवन टुडे हुजवरी इज रिवर्ड एज दाता गंज बख्श और गिवर हु बेस्टोज ट्रेजर्स एंड हिज मौसोलम इज कॉल्ड दाता दरबार और द कोर्ट ऑफ द गिवर। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये रहा क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात करी थी कि जो सूफ़ी वर्क है, आपको ये भी याद रखना है कि वर्क किस उसका है, ये सूफ़ी वर्क है। कश्फ उल महजूब वॉज रिटन बाय होम, अब्दुल हसन हुजवरी। ठीक है। और किस लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में है।
ये पॉइंट रहेगा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया हिज डिसिपल अमीर खुसरो, तो वो किसके डिसिपल है? निज़ामुद्दीन औलिया के। ये निज़ामुद्दीन औलिया के कौन डिसिपल है? अमीर खुसरो। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है व्हाट इज ज़ियारत। अभी हमने पढ़ा था pilgrimage to the tombs of Sufi saints for seeking barakah, spiritual grace, reciting divine names, offering free kitchen, run on fatwa, unsick for charity। अब ये देखिए, ये अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है ऊपर, ये देखिए रन ऑन फतवा, तो वो ओपन किचन लंगर जो था उसके लिए ये पॉइंट यूज़ किया गया था, ना कि ज़रियत के लिए। सेटिंग अप औकात चैरिटेबल ट्रस्ट, ये भी नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट सही है ज़रियत के बारे में। मैंने बताया था आपको कि जब भी शेख की डेथ होती है तो उनकी ग्रेव पे जो है पिलग्रिज्म स्टार्ट होती है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था ज़ियारत। नेक्स्ट है चिश्ती डिवोशनलिज्म। ज़रियत क्या चीज़ है और कवाली वर्ड क्या चीज़ है, ये टर्म्स रहेंगी। पिलग्रिमेज कॉल्ड ज़ियारत, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स इज़ प्रिवलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। ख्वाजा मोइनुद्दीन पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर, तो किसको गरीब नवाज बोला जाता है? ये पॉइंट बनता है मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन। द अर्लीस्ट टेक्सचर रेफरेंस टू ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह डेट टू द 14th सेंचुरी, उनकी एक दरगाह भी बनी हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन, तो श्राइन को सबसे पहले जो विजिट किया है वो किन्होंने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसकी श्राइन को? ख्वाजा मोइनुद्दीन। और क्वेश्चन कर लेते हैं अब, व्हाट वाज ज़रियत। अभी हमने पढ़ा है पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट फॉर सीकिंग बरकत, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ऑब्वियसली इसी के लिए है। इसके बाद एक पॉइंट ये देखिए, ऑफरिंग फ्री किचन्स, रन ऑन फतवा, तो ये एक पॉइंट बना है कहाँ से? यहाँ से। ओके, उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया, इनके डिसिपल अमीर खुसरो। सो हम मोइनुद्दीन ख्वाजा की टॉम पे जो फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने विजिट किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू हाउस द टॉम वाज फंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी बाय सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन में किसने डोनेशन भी दी है, वो है सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। जो फर्स्ट सुल्तान था जिन्होंने विजिट किया था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये जो दरगाह है कहाँ पे लोकेटेड है? श्राइन जो है लोकेटेड ऑन द ट्रेड रोड लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात। इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रैवलर्स। In fact, it was the spirited singing of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. अकबर ने भी इस टॉम को विज़िट किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो पिलग्रिम्स थे वो सिंगिंग वगैरह करते, तो इस वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। ही वेंट देयर फॉर 14 टाइम्स उन्होंने अजमेर में जो दरगाह है उसको विज़िट किया था। इसमें एक पॉइंट ये रहेगा कि ये किस ईयर में उन्होंने विज़िट करना स्टार्ट किया था, फर्स्ट विज़िट अकबर की किस ईयर में है, वो आपको सर्च करके लर्न कर लेनी है, अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, ईच ऑफ दिस विजिट्स वॉज सेलिब्रेटेड बाय जनरस गिफ्ट वगैरह लेके जाया करते थे, ये सब कुछ चलता था। इन 1568 ही ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रोन देग to facilitate cooking for pilgrims. He also had a mosque constructed within the compound of दरगाह। तो अकबर ने वहाँ अजमेर की दरगाह में क्या क्या करवाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। शेख्स ग्रीटिंग द मुगल एम्परर जहांगीर ऑन हिज पिलग्रिमेज टू अजमेर, तो अजमेर में जहांगीर भी गया है। किसने वो पेंटिंग बनाई है? आर्टिस्ट नेम मनोहर एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक पेंटिंग ये बनाई है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो शेख्स हैं, सूफ़ी शेख्स होते थे, वो क्या कर रहे हैं, जहांगीर जब अजमेर गए थे उनको ग्रीटिंग कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज़ नोन एज, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, जहानारास बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती टाइटल मुनिस अल अरवाह, तो इसका आंसर है ए पार्ट। सब 3 पॉइंट बनेंगे कि मुनिस अल अरवाह किसकी बायोग्राफी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और किसने लिखी है? जहानारा। ठीक है, द लैम्प ऑफ एंटायर लैंड, विजिटर फ्रॉम दक्कन दरगाह कुली खान
wrote about the shrine of Nizaruddin Chirag-e-Dilli in his मुरक्का-ए-दिल्ली एल्बम ऑफ दिल्ली। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि ये किसने लिखा है, मुरक्का-ए-दिल्ली कुली खान ने। किसके बारे में है वो? नजरुद्दीन चिराग-ए-दिल्ली के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो सूफीज रिमेंबर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग द जिक्र टर्म के बारे में आपको लर्न कर लेना है, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा क्या चीज़ है? ऑडिशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक। समा वॉज इंटीग्रल टू द चिश्तीज एंड एग्जेम्पलीफाइड इंटरेक्शन विद इंडिजीनियस एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस। हमने पहले पॉइंट पढ़ा था, जो चिश्ती सिलसिला था वो इंडिया के लोकल कल्चर, लोकल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहे थे। तो एक वर्ड आ जाता है जिक्र क्या चीज़ है और समा क्या चीज़ है। ये जब रिसाइट करते थे ना गॉड के नेम को, उसको बोला जाता था जिक्र। समा का मतलब होता था म्यूज़िक। म्यूज़िक का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था सूफीज़म में। यहाँ से एक अमीर खुसरो एंड क्वाल, इसके बारे में पढ़ते हैं। अमीर खुसरो, इनका ये थोड़ा सा टाइम पीरियड याद रख लेना, याद रहे तो ठीक, नहीं वरना रहने देना। वो एक पोइट थे, म्यूजिशियन थे, डिसिप्लिन ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये पॉइंट ऊपर भी कवर किया है। गेव अ यूनिक फॉर्म टू द चिश्ती समा बाय इंट्रोड्यूसिंग क्वाल। इन्होंने क्वाल इंट्रोड्यूस की थी किसके लिए? चिश्ती समा के लिए। और वो क्वाल क्या चीज़ है? अ हाइम संग एट द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ कवाली। कवाली के स्टार्टिंग में, एंड में जो गाया जाता है ना, उसको क्वाल बोला जाता है। अब लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। सूफीज़म में लैंग्वेज कम्युनिकेशन का क्या रोल है? समा मीन्स म्यूजिक। इट वॉज नॉट जस्ट इन समा दैट द चिश्तीज अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेजेस। पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है कि चिश्तीज दे अडॉप्टेड द लोकल ट्रेडिशन, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज। चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदावी। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? हिंदावी, द लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल। जो लोकल वहाँ की लैंग्वेज थी हिंदावी, उसको चिश्ती सिलसिला में यूज़ किया गया है। देन पॉइंट आता है बाबा फरीद। ही कंपोज वर्सेस इन द लोकल लैंग्वेज विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। इस पे क्वेश्चन बना है कि गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किस किस के जो है वर्सेस को ऐड किया गया। तो इसमें एक नाम आएगा बाबा फरीद का। नेक्स्ट, लॉन्ग पोएम्स और मसनवीस। मसनवीस क्या है? लॉन्ग पोएम्स टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगोरी। तो मसनवीस कुछ लॉन्ग पोएम होती थी जिनमें डिवाइन लव को शो एक्सप्रेस किया जाता था, आइडियाज़ को, लव के आइडियाज़ को, कैसे? यूजिंग ह्यूमन लव एज एलिगोरी। एग्जाम्पल जैसे प्रेम आख्या, लव स्टोरी। पद्मावत कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जयसी। ये मेडावल में आप लोग बहुत पढ़ते होंगे। पद्मावत किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जयस ने। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद टाउन, नेक्स्ट बात आती है बीजापुर कर्नाटक के टाउन में। यहाँ तक भी सूफिज़म फैला है, मतलब साउथ के कर्नाटक तक भी सूफिज़म फैला है। शॉर्ट पोएम्स दखनी। वहाँ पे क्या होता था कि कुछ शॉर्ट पोएम्स लिखी जाती थी। शॉर्ट पोएम्स को क्या बोलते थे? दखनी। दखनी एक लैंग्वेज थी जो कि उर्दू का एक वेरिएंट थी। वो किसके लिए लिखी गई? चिश्ती सूफीज़ के लिए, हु लिव्ड इन दिस रीजन। जो साउथ के कर्नाटक रीजन, बीजापुर में जो सूफी संत जो रहे हैं, उनके लिए जो पोएम्स लिखी गई हैं दखनी लैंग्वेज में। These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grain and spinning। ठीक है, जिसमें लूला बीज, शादीनामा, वेडिंग सॉन्ग्स, ये सब कुछ, ये जो थी शॉर्ट पोएम्स बोला जाता था, जिन्हें वीमेन गाती थी अपने हाउस होल्ड के काम के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ लाइकली दैट द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नड़ वचन्स ऑफ लिंग्याज। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में कवर किया था, जब हमने लिंग्याज को कवर किया था। अब ये क्या कह रहा है? लिंग्यात वीरशैव मूवमेंट जो थी वो भी कर्नाटक में थी, सूफिज़म भी कर्नाटक में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूफिज़म इंस्पायर हुआ था वहाँ के जो कन्नड़ वचन से लिंग्यास ने जो लिखे थे उनसे इंस्पायर हुआ था। और किससे? एंड मराठी अभंगास, मराठी में जो अभंगास लिखे जाते थे उनसे भी वो इंस्पायर हुआ था, ऑफ द सन्स ऑफ पंधारपुर। It is through this medium that Islam gradually gained a place in the villages of Deccan। तो डेक्कन में कैसे उसको जगह मिली सूफिज़म को या इस्लाम को? क्योंकि उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस को अपनाया है। और दक्षिण में जाके क्या किया उन्होंने? कुछ आइडियाज़ उन्होंने बोरो किए कन्नड़ वचन्स ऑफ लिंग्याज से और कुछ मराठी के जो अभंगास थे उनसे। ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपने ऊपर देखे थे सूफिज़म पे बने हैं जो।
अब स्टेट का क्या रहा, अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वॉज ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर। जब हमने लास्ट वीडियो में भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया की कवर की थी तो वहाँ पे था कि रूलर्स जो थे उनकी पैट्रोनेज मिलती थी, बट सूफिज़्म बिल्कुल ही वर्ल्ड से कट चुका था। बट ऐसा नहीं था कि एक ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि बिल्कुल आइसोलेशन थी पॉलिटिकल पावर से। अब रूलर्स हैं वो भी फॉलोवर्स हो जाते हैं ना। सो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइट्स, रूलर्स ने ग्रांट्स वगैरह दी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। सुल्तान्स इन टर्न सेटअप चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है, औक़ाफ़। ये पॉइंट अभी एक क्वेश्चन में हमने कवर किया था। हाँ ये रहा, सेटिंग अप ऑफ औक़ाफ़ चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये टर्म क्या है, टर्म के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या हुआ, इनको टैक्स फ्री लैंड भी मिलती थी, इनको डोनेशंस वगैरह सब मिलता था रूलर्स की तरफ से, वैसे ये पॉलिटिकल पावर से दूर थे। दे एक्सेप्टेड डोनेशंस इन कैश, कैश में भी लिया, काइंड में भी लिया, रादर देन एक्यूमुलेट डोनेशंस। अब उन्होंने उसको एक्यूमुलेट नहीं किया, बट दे प्रेफर टू यूज़ इट फुली ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट। उनकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती थी वो सारी डोनेशंस पैसा जो है उस पर यूज़ करते थे। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, फूड क्लोथिंग शेल्टर्स, ओके, और जो वो म्यूज़िक समा वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे अपनी हॉस्पाइसेस में, तो उन पे जो था वो सब खर्चा करते थे। सो व्हेन टर्क्स दे सेट अप द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत आई, they resisted the insistence of the ulama on opposing Sharia as state law because they anticipated opposition from their subject, the majority of whom were non-Muslims. अब जो था दिल्ली सल्तनत में उलामा के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था, बट जब तर्क्स आए दिल्ली सल्तनत में, आप पढ़ोगे कि अलग अलग डायनेस्टीज आई, जो तुर्क्स थे उन्होंने इनकी इंटरफेयर्स को कम किया। उन्होंने क्या कहा कि जो शरिया है वो स्टेट का लॉ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आप रूलिंग क्लास है वो नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है। द सल्तनत देन सॉर्ट आउट द सूफीज who derived their authority directly from God and did not depend on the jurists to interpret the sharia। तो वो सूफिज़्म की तरफ बढ़े, रूलर्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलने लगे। Kings often wanted their tombs to be in the vicinity of the Sufi shrines and hospices। ये पॉइंट पढ़ लेना, इसमें कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। इंस्टांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान्स एंड द सूफिज, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। To assert their authority, both expected that the certain rituals be performed such as prostration, kissing of feet, ये सजदा पे बहुत ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका था इस्लाम में। तो इन चीज़ों के चलते क्या हुआ, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुआ। The disciples of Nizamuddin Auliya addressed him as Sultan ul Mashriq, literally सुल्तान among sheikhs। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि किसके डिसिप्लिन्स उन्हें जो है सुल्तान उल माशिक बोलते थे, वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। अब वही जो सूफीज़ के जो सिलसिलास थे उनके नाम थे, उनके फाउंडर पे थे शूरावर्दी अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो है शूरावर्दी सिलसिला था। नक्शाबंदी अंडर द मुगल्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट। ये याद रखना कि शूरावर्दी जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, नक्शाबंदी सिलसिला मुगल्स के टाइम पे था। एंड मोड्स ऑफ देयर एसोसिएशन वर नॉट द सेम एज दोस ऑफ चिश्तीस। चिश्तीस का जो सिस्टम था वो अलग था और इनका जो था वो अलग था। इन सम केसेस सूफीज एक्सेप्टेड कोर्टली ऑफिस, जो सूफीज थे उन्होंने ऑफिस भी स्टार्ट किए थे एक्सेप्ट करना, बट जो चिश्तीस थे वो कम्प्लीटली जो पॉलिटिकल पावर से थे वो आइसोलेटेड थे, वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे पॉलिटिकल पावर को हैंडल करने में। अमीर हसन सिजदी, ये हमने पढ़ लिया पॉइंट रहे। नेक्स्ट रहेगा दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती, अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो डिसेंडेंट थे वो थे सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में। अकबर की कैपिटल जो थी फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे इनका दरगाह बना हुआ है। गियासुद्दीन who at that time was still known as उलुगु खान, तो इनका रियल नेम ये था, came to visit शेख फरीदुद्दीन and offered some money and ownership deeds for 4 villages to the sheikh। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना कि गियासुद्दीन का नाम था उलुगु खान और वो किसको विज़िट किया उन्होंने, फरीदुद्दीन जो शेख थे उनको विज़िट किया है।
अब पॉइंट आता है कबीर। अब हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको एक पॉइंट जो याद रखना है वो है इनकी क्रोनोलॉजी, कि कबीर की सेंचुरी में थे, 14 to 15 सेंचुरी के आसपास थे। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कहीं पर, ठीक है। सो वर्सेस एस्क्राइब टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन। इस पे क्वेश्चन बनता है, जो कबीर के वर्सेस हैं वो उनको जो कंपाइल किया गया वो 3 तरह से किया गया है। एक है कबीर बीजक, जो कि प्रिजर्व की गई है कबीर पंथीस के द्वारा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक है कबीर ग्रंथावली, जो दादू पंथ है इन राजस्थान में, उनने कंपाइल की है। एंड मैनी कंपोजिशन आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। आदि ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनमें भी कबीर की जो है वर्सेस पाए जाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि बाबा फरीद के भी वर्सेस जो है ग्रंथ साहिब में पाए जाते हैं। Kabir's poems have survived in several languages and dialects. Some are composed in the special language of निर्गुण poets. निर्गुण poets जो थे उनकी एक स्पेशल लैंग्वेज थी जिसको बोला जाता था संत भाषा। तो जो कबीर के जो पोएम्स हैं वो इन लैंग्वेजेस में है। एक होता है उल्टा भंसी, अपसाइड डाउन सेइंग्स जो हुआ करती थी, रिटन इन द फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड। तो संत भाषा क्या है, निर्गुण पोइट्स की भाषा है। उल्टा भंसी क्या है, अपसाइड डाउन सेइंग्स जो है, आप लोगों ने कबीर के दोहे सुने होंगे, उसको बोला जाता है उल्टा भंसी। मतलब डे टू डे चीज़ों को लेके उन्होंने दोहे बनाए हैं, ठीक है। रेंज ऑफ ट्रेडिशंस कबीर ट्रू ओन टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी दिस। अब वो अल्टीमेट जो रियलिटी होती थी उनको बहुत सारे नामों से बुलाते थे, जैसे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। ही ऑल्सो यूज टर्म्स ड्रॉन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन। वेदांतिक ट्रेडिशन से जैसे टर्म्स आती थी अलख, अनसीन, निरंकार, ब्रह्म, आत्मा, इन टर्म्स का भी उन्होंने यूज़ किया है। एंड अदर टर्म्स विद मिस्टिकल कॉनोटेशन सच एज शब्द एंड शून्य, एम्प्टीनेस वर ड्रॉन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन। मतलब कबीर ने बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस को कंपाइल किया है अपनी पोएम्स में। थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्लियर होगा। Verses ascribed to the poet Sant Kabir have been compiled in which of the following tradition? बीजक इन वाराणसी। बीजक कहाँ पे है, वाराणसी पे है। डायरेक्टली यहाँ से हम कवर करते हैं। तो ये रहा कबीर का बीजक, प्रिजर्व बाय कबीर पंथ इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही। कबीर ग्रंथावली इन राजस्थान, हाँ। दादू पंथ इन राजस्थान हमने पढ़ा है। एंड आदि ग्रंथ साहिब। तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर करेक्ट और हमसे करेक्ट ही पूछा है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है क्वेश्चंस ऐसे। व्हाट इज़ संत भाषा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बना है। तो ये रही हमारी संत भाषा। लैंग्वेज ऑफ निर्गुण मिस्टिक्स, निर्गुण पोइट्स की लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ उल्टा भंसी मिस्टिक्स, नो, वो अलग है। लैंग्वेज ऑफ निरंकार मिस्टिक्स, लैंग्वेज ऑफ सगुन मिस्टिक्स। अब देखिए मोस्टली पॉइंट जो है सेम है बट करेक्ट क्या है, ए पॉइंट है। लिखा हुआ है कंपोज्ड इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोइट संत भाषा। ओके, सो आपको उल्टा भंसी पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दादू पंथीस इन राजस्थान, अभी हमने पढ़ा है। मीरा's टीचर रायदास वॉज अ वीवर, ये हम पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल्स लाइक नामघर। ये अलग अलग चीज़ों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है बट हमने जो अभी तक पढ़ लिया है इनमें से वो है एक पॉइंट, कि जो कबीर ग्रंथावली है रिलेटेड टू दादू पंथीस इन राजस्थान। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। बाद में हम इस क्वेश्चन पर आएंगे, पहले हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो कबीर के जो दोहे हैं उसमें बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं। समझने में भी आम जो लोग होते हैं उनको समझने में भी बहुत मुश्किल रही है। सम poems they drew on Islamic ideas and used monotheism, iconoclasm to attack Hindu polytheism, idol worship। तो कबीर ने भी एक तरह से जो हिंदी में मूर्ति पूजा होती थी, बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी, इन सबको अटैक किया है, इन सब के अगेंस्ट हो रहे हैं। Others use the Sufi concept of zikr, ishq to express the Hindu practice of नाम सिमरन। ओके, सो किसी ने किसी तरीके से भगवान को माना है, किसी ने किसी तरीके की भक्ति को माना है। इसमें ये मोटा मोटा पॉइंट यही रहेगा। उसके बाद आता है कबीर दास। रेस्ड बाय अ पुअर मुस्लिम फैमिली बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ वीवर्स और जुलाहास, they also suggested that he was initiated into bhakti by a guru, perhaps रामानंद।
तो कबीर दास एक वीविंग कम्युनिटी, जुल्हा की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उनके जो गुरु हैं वो रामानंद थे। यहाँ पे पॉइंट था, मीरा's टीचर रायदास वॉज अ वीवर। ओके, सो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है कबीर दास। कबीर दास ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ वीवर जुलाहा कम्युनिटी। ओके, अब आते हैं बाबा गुरु नानक। यहाँ पे जो बाबा गुरु नानक के बारे में आप पढ़ेंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी बुक में मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो शायद आपने किसी भी बुक में ना पढ़े हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा गुरु नानक, इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पीरियड से रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना है। वॉज बॉर्न इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। एक ननकाना साहिब विलेज था जहाँ पे इनका जन्म हुआ, नियर रिवर रावी। ही ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। ही वॉज मैरिड एट यंग एज। इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। The message of Baba Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings. These suggest that he advocated a form of निर्गुण भक्ति। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आपको कुछ पोइट्स के या नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से निर्गुण भक्ति को कौन फॉलो करते थे, या निर्गुण संत जो थे वो इनमें से कौन कौन थे। तो आपको ये पॉइंट याद रख लेना है कि गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। तो हमें पता ही है कि जो सिखिज्म है उसमें कोई आइडल वर्शिप वगैरह है ही नहीं। He rejected sacrifices, ritual baths, image worship, austerities, scriptures of both Hindus and Muslims. उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो डिफाई किया, वो इनके अगेंस्ट थे। बाबा गुरु नानक, द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, वही निर्गुण भक्ति को फॉलो करते थे। नाम सिमरन कीजिए, रब का नाम लीजिए। उनके हाइम्स जो थे वो शब्द बोला जाता था। बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कंपोजिशन इन वेरियस रागास वाइल हीज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबाब। तो जिस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने यूज़ किया था उसको बोलते थे रबाब, और उसको प्ले जो करता था वो था मर्दाना। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी। यहाँ पे पॉइंट बनता है, ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन। ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल्स, उनके एक डिसिपल थे अंगद, सक्सेसर उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। दिस प्रैक्टिस वॉज फॉलोड फॉर नियरली 200 ईयर्स। गुरु नानक जी ने अपना एक डिसिपल थे उनको जो है सक्सेसर बनाया, फिर ऐसे ही उन्होंने आगे सक्सेसर बनाया आगे। तो ये जो है 200 साल तक ऐसा सिलसिला चला सक्सेसर वाला। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं आपको याद रखने हैं कि जो बाबा गुरु नानक थे उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, संगत का सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इट अपीयर दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, वो कोई नया रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे। बट आफ्टर हिज डेथ his followers consolidated their own practices and distinguished for themselves from both Hindus and Muslims. वो तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के स्क्रिप्चर्स के ही अगेंस्ट थे, तो नया रिलीजन वो नहीं बनाना चाहते थे, बट उनके फॉलोवर्स ने फिर भी ऐसा किया। जो फिफ्थ परसेप्टर थे, जो फिफ्थ गुरु थे, गुरु अर्जन, ही कंपाइल्ड बाबा गुरु नानक्स हाइम्स, उन्होंने कंपाइल किया अलॉन्ग with those of his 4 successor and other religious poets like बाबा फरीद। बाबा फरीद के आदि गुरु ग्रंथ साहिब में हमने देखा वर्सेस हैं। रविदास आल्सो नोन एज रायदास, मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रायदास, रविदास भी बोला जाता है। एंड कबीर इन आदि ग्रंथ, इस पॉइंट को हमने अभी पढ़ा है कि आदि ग्रंथ साहिब में कबीर के जो वर्सेस हैं उनको ऐड किया गया। अब जो आपको याद रखना है वो पॉइंट क्या है, वो है फिफ्थ जो गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने जो पहले 4 गुरु हुए हैं उनकी कंपाइलेशन प्लस बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब की कंपाइलेशन को आदि ग्रंथ साहिब में ऐड किया था। उसको बोला था उन्होंने गुरबानी, उन्होंने पहले क्या बोला उसको, गुरबानी। कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस। गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने क्या किया, ही इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर, एंड दिस स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब। 5th गुरु गुरु अर्जन देव, उन्होंने स्टार्ट किया था गुरबानी का कंसेप्ट, जिसमें उन्होंने 4 जो गुरुस थे उनसे पहले, क्योंकि ये 5th थे, उनकी कंपाइलेशन प्लस अदर जो कंपाइलेशन थे उनको बनाया गुरबानी। फिर गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु थे, उन्होंने क्या किया, जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनके भी जो भी इनके वचन थे उनको ऐड किया इसी चीज़ में, और अब इसको बोला जाने लगा है गुरु ग्रंथ साहिब। जो अब सिखिज्म में जिसको माना जाता है वो है गुरु ग्रंथ साहिब।
Guru Gobind Singh also laid the foundation of Khalsa Panth, Army of Pure, and defined its 5 symbols. तो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या क्या किया है, खालसा पंथ की शुरुआत की, जो 5 सिंबल्स है सिख धर्म के उनको भी उन्होंने ही स्टार्ट किया. अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स. अब वो एक मिलिट्री फोर्स भी बनते चले. मीराबाई 15th-16th सेंचुरी. सेंचुरीज को थोड़ा सा याद रखना, क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है. शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरठा. इस पे क्वेश्चन बना हुआ है इन मारवाड़. मारवाड़ जो रीजन था उसमें एक लोकेशन है मेरठा जहाँ की वो प्रिंसेस थी. बट शी वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज टू अ प्रिंस ऑफ सिसोदिया क्लैन ऑफ मेवाड़. मेवाड़ में उनकी शादी हुई सिसोदिया क्लैन में. ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है आपको. सबको पता है कि वो कृष्ण को वर्शिप करती थी जो कि एक अवतार थे विष्णु के. अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशन हर प्रेसेप्टर वॉज रायदास अ लेदर वर्कर. अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा. प्रेसेप्टर मतलब मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रायदास, हु वॉज अ लेदर वर्कर. अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, मीराबाई टीचर जो थे रायदास वो कौन थे, वीवर, ही वॉज अ लेदर वर्कर. तो ये पॉइंट गलत हुआ. ओके, सब आपको समझ आया कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा. बहुत ही इजी पॉइंट था. हमें लगेगा कि हाँ वो वीवर थे, बट ऐसा नहीं है. वो क्या थे, एक लेदर वर्कर थे. ठीक है. ऑल द मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स. कोई नया रिलीजन सेक्ट कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाई. क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे एक क्वेश्चन है बट इसके बारे में अभी हमने पढ़ना है. शंकर देव लेट 15th सेंचुरी में थे. इनका जो टीचिंग्स था वो असम में था और उसको वैष्णविज्म बोला जाता था. वैष्णविज्म के प्रोपगेटर थे. भगवती धर्म भी इन्होंने स्टार्ट किया. टीचिंग्स को बोला जाता था भगवती धर्म बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन द भागवत गीता एंड भगवत पुराण. ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बना है कि वैष्णविज्म इन असम को ही फॉलो करते थे. इनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म बोला जाता था जो कि डिराइव थी भगवत गीता और भगवत पुराण से. फोकस किस पे था, वैष्णविज्म विष्णु के फॉर्म पे. इम्फेसाइज द नीड फॉर नाम कीर्तन, रिसाइटेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड इन सत्संग और कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ द पाइस. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 17 और मोनेस्ट्रीज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज. जो मोनेस्ट्रीज थी या 17 जो असम में स्टार्ट हुई उन्होंने स्टार्ट किया, शंकरदेव ने स्टार्ट किया. शंकराचार्य अलग है और शंकरदेव अलग है. शंकरदेव का नाम पढ़ते ही आपको असम वाले साइड पे शिफ्ट हो जाना है. ठीक है. नामघर प्रेयर हॉल्स इन्होंने स्टार्ट किए. हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष. अब एक क्वेश्चन पे आइए. नामघर मलिक मोहम्मद जैसी प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेयर हॉल्स लाइक नामघर. और अभी हमने क्या पढ़ा है, नामघर और प्रेयर हॉल्स. तो ये किसने स्टार्ट किए थे, ये स्टार्ट किए हैं शंकरदेव ने. सो इस क्वेश्चन पे चलते हैं. भक्ति संत शंकरदेव एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म. अभी हमने पढ़ा वैष्णविज्म के फॉलोवर थे. वैष्णविज्म के फॉलोवर थे और कहाँ से ड्राइव था, भगवत गीता भगवत पुराण से. और इसको क्या बोला गया, भगवती धर्म. तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है. शंकरदेव्स मेन कंपोजिशन इज कीर्तन घोष. हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष. सो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको पॉइंट मिला है. स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. ओके. ये देखिए शंकरदेव कीर्तन घोष, दिस इज करेक्ट. अभंगास क्या थे, मराठी पोएम्स. संत तुकाराम के बारे में अभी हमने पढ़ा है नहीं है. सो जब हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ आएगा कि इनमें से और क्या करेक्ट है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव इज नॉट करेक्ट. ही वॉज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम. हमने पढ़ा है ये करेक्ट है स्टेटमेंट. हिज टीचिंग्स आर नोन एज भगवती धर्म. ये भी लाइन 2 लाइन एनसीईआरटी से. वन ऑफ हिज मेजर कंपोजिशन इज भगवती रत्नाकर.
इस पे डाउट है, हमने नहीं पढ़ा है। ही रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल भक्ति फॉर्म ऑफ सत्संग एंड नाम कीर्तन, उन्होंने रिजेक्ट किया इस चीज़ को, अभी हमने यहाँ पढ़ा है। एम्फेसाइज द नीड फॉर नाम कीर्तन, रिसाइटेशन ऑफ द नेम, सत्संग, नाम कीर्तन, नाम घर, इन चीज़ों पे उनका बहुत एम्फेसिस था। तो ये पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा ना, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया इस चीज़ को, उन्होंने तो अडॉप्ट किया है। तो इससे पता चलता है कि हमारा ये पॉइंट भी सही है। मेजर कंपोजिशन इज भगवती रत्नाकर, कीर्तन घोष एंड भगवती रत्नाकर। अब इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बना है कि कशफ उल मजहूब, ये क्या चीज़ है? ट्रीटीज और मैनुअल्स है डीलिंग विद सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस। किसकी है ये? अली बिन उस्मान हुजवरी। इसको पॉइंट बना के ना एक साइड में लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको ऐसे याद नहीं होगा। मलफूजत अटड, जो ऑरली कन्वर्सेशंस थी ना सूफी सेंट्स की, उनको मलफूजत बोला जाता था, ठीक है। अर्ली टेक्स्ट ऑन मलफूजत इज़ द फवाद इद अलफूअद, अ कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया कंपाइल्ड बाय अमीर हसन सिजदी दहलवी। मकतूबत रिटन कलेक्शंस ऑफ लेटर्स, ओके। ये पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं। तज़किरा लिटरली टू मेंशन और मेमोराइज बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सन्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बना है। मलफूजत क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि मलफूजत दिस आर अटर्ड कन्वर्सेशंस ऑफ सूफी सेंट्स। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। मकतूबत लिटरली रिटन जो था, रिकलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ सूफी सेंट्स, रिटन कलेक्शंस ऑफ लेटर्स। जो बायोग्राफी थी वो तो तज़किरास थी, मकतूबत के जो थी रिटन कलेक्शंस ऑफ लेटर्स, रिटन बाय सूफी मास्टर्स जो लेटर लिखते थे उनको बोला जाता था। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तज़किरास कंपाइलेशन ऑफ रिटन लेटर्स, ये भी पॉइंट गलत हो गया। सो ओनली वन पेयर इज़ करेक्ट, ठीक है। ये उल्टा दिया है आपको, ट्विस्ट करके दे दिया है यहाँ से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द भक्ति मूवमेंट। ये टाइमलाइन आपको याद कर लेनी है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। सो ये था हमारा भक्ति मूवमेंट के चैप्टर। हमने कंप्लीट चैप्टर 2 पार्ट्स में कवर किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर थीम्स एनसीईआरटी का कवर करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट भक्ति मूवमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो डू कमेंट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।